जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस आपके यूट्यूब चैनल ब्रेन टॉप एकेडमी पे। मैं आपका भाई रवि। जो सबसे पहले हम बात करेंगे आज इस एग्ज़ाम के दौर में चल रहे एग्ज़ाम के दौर में महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं और ये 10th में भी आते हैं और 12th में भी आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th में साइंस में और 12th में फिजिक्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा देख लेंगे और इसको देखने से पहले देखेंगे नहीं और किसी भी कलम या कॉपी किसी पेज वगैरह की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका मस्तिष्क यहाँ होना चाहिए। मैं वादा करता हूँ आपके मस्तिष्क में ये बातें जाएंगी, किसी पेज में और किसी पन्ने में नहीं जाएगी। दर्पण सूत्र हमको सिद्ध करना है। दर्पण सूत्र को सिद्ध करने से पहले सबसे मूल बातें कि इसको ग्राफ को समझा जाए और ग्राफ को समझने से समझते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक मिरर लिए हैं। कौन सा मिरर हो? दर्पण लिए हैं। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, अच्छा अवतल दर्पण किसे कहते हैं वो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पता होगा ना, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक दर्पण होती है समतल दर्पण, दूसरी होती है गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण उसे कहेंगे जिसका परावर्तक सतह अर्थात थोबड़ा देखने वाला सतह ना फेस देखने वाला सतह, मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, अंदर की ओर धंसा हुआ, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये देखिए जैसे कि ये धंसा हुआ, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आती है। इससे पहले एक मतलब समझ में आती है लेकिन आपको बताना है कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण होता है ना हो। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका परावर्तक सतह जो है उभरा हुआ हो अर्थात उठा हुआ, वैसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण जब उत्तल दर्पण मतलब परावर्तक सतह उभरा हुआ हो तो आप देख के होंगे और गौर भी किए होंगे, क्योंकि जो गाड़ी के साइड मिरर में जो दर्पण होती है वो दर्पण तो प्लेन होती है। तो हम उसे उत्तल दर्पण क्यों उत्तल दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये जो उत्तल दर्पण बना हुआ है गाड़ी के साइड मिरर वाला, वो दर्पण बहुत बड़े गोले का एक छोटा सा भाग लिया गया। अब सपोज कीजिए आप ही बहुत बड़ा एक गोला है, यहाँ पे हम थोड़ा सा बड़ा गोला बनाते हैं, बस इतना सा बड़ा गोला बनाते हैं। तो यहाँ पे गौर कीजिए कि मतलब इसको कलाई कर दिया जाए तो गोली दर्पण हो जाएगा ना हो। और कलाई करने के बाद इतना भाग हम काट लेते हैं, इतना भाग काट लेते तो ऐसे नहीं लगता है ये इस प्रकार से। अब इसको हम देखेंगे, गौर करेंगे तो ये कौन सा दर्पण होगा? देखने से तो समतल दर्पण पता चल रहा है, लेकिन है कौन सा हो? अवतल, क्योंकि बाहर से ये कलाई की गई है, बाहर से कलाई की गई है। इसका जो परावर्तक सतह है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है। इस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, चलिए आइए इसके बाद समझते हैं। आप इतना बात समझ चुके हैं तो यह जो अवतल दर्पण है, अच्छा जब इससे पहले और बात, चलो इसको छोड़ते हैं, बाद में उस बिंदु को छेड़छाड़ करेंगे। यहाँ पे समझते हैं हम कि एक अवतल दर्पण लिया गया है, ये इसका प्रधान अक्ष है और प्रधान अक्ष में वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखा गया है, जो वस्तु ए बी है। कोई दिक्कत नहीं, ए बी कोई वस्तु है और ये ए बी जो है यहाँ पे डी बिंदु पर, डी आपतन बिंदु है, यहाँ से परावर्तन होगा। और जब परावर्तन होगा तो आपने अगर किरण आरेख पीछे मतलब पढ़ा होगा, किरण आरेख खींचना तो मतलब पढ़ा होगा कि पहली नियम है कि टकराने के बाद जो है वो फोकस से गुजरती है। टकराने के बाद कहां से गुजरेगी हो? फोकस से। और दूसरा रूल ये है परावर्तन का, मतलब किरण आरेख खींचने का, कि वस्तु की चोटी को अर्थात सिर की चोटी, वस्तु की चोटी यही ना होगा हो, हाँ, वस्तु की चोटी को वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। ये देखिए, ये जो वस्तु की किरण मतलब जा रही है वस्तु से किरण, और वो किससे गुजर रही है? फोकस से गुजर रही है। और वस्तु का चोटी किससे गुजर रहा हो? यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाला बात है, किससे
गुजर रहा है? हाँ, वक्रता केंद्र से गुजर रहा है। चलिए, इतना बात अगर समझ रहे हैं। अच्छा, एक बात और महत्वपूर्ण बात है, प्रकाश की किरण किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। याद रखिएगा, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। और जब प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करेगी तो हम ऐसे बता सकते हैं, मतलब कि इतना जो ऊंचाई है ये ऊंचाई के बराबर होगा। बिल्कुल, काहे कि इधर उधर सांप जैसे तो नहीं ना चलता है हो किरण, ऐसे नहीं ना, ये हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो सीधी रेखा में जब गमन करती है तो हम एक्चुअली सबसे बहुत चालू हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा आप, ए बी जो हो जाएगा इसके बराबर, डी के बराबर कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसकी ऊंचाई सेम होगी, क्योंकि यहां से गया किरण आरेख वस्तु का गया है, तो हम कहीं पे लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बराबर होगा डी और ई के। बहुत आसान सी बात है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा, डी ई जो हो गया इसके, हम ये वाला बिंदु क्यों खींचे हैं? क्योंकि मान लिए हम बहुत, ये भी अगर बहुत बड़े गोले का ये भाग है तो ये दोनों तो एक बिंदु पे आ जाएगा, हो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और जब दोनों एक बिंदु पे आएगा तो पी बिंदु ई बिंदु मान लेते हैं एक ही जगह आ गया, तो ध्यान देने वाला बात ये है कि पी एफ, यहां से यहां की दूरी एफ बराबर ई एफ भी लिख सकते हैं, ई एफ, क्योंकि हम पहले ही बता दिए दोनों एक बिंदु पे है। अब दोनों एक के बिंदु मान लेते हैं, लगभग एक है, तो पी ई बराबर एफ ई होगा कि नहीं होगा, या ई एफ होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए आगे, अब ये समझ में आता है तो आगे सी बात, तो सबसे पहले कि इसका नाम लिख लेते हैं हम, P और F है, मतलब फोकस है। P से F की दूरी को हम कहते हैं, आपको पता होगा, फोकस दूरी कहते हैं, या इसी को फोकसांतर, जिसे F से सूचित किया जाता है। किससे हो? F से सूचित किया जाता है। अगली बात है, ये प्रतिबिंब बन रहा है, अपना प्रतिबिंब बन रहा है, SR जो है प्रतिबिंब बना है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए, परावर्तन के बाद ये बिंदु एस आर पे मिला, सॉरी एस आर बोले, मतलब इस बिंदु पे मिला, इससे कटा रहे हैं, मतलब केंद्र से, और ये जो है फोकस से होते हुए आया, तो यहाँ पे दोनों मिल गया, और जब मिला इसे ही तो प्रतिबिंब बोलेंगे। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना, अपना प्रतिबिंब क्या है? एस आर ना। अच्छा, लगले ये भी बता दीजिए, ये कौन सा प्रतिबिंब है? काल्पनिक की रियल, मतलब वास्तविक। तो याद रखिएगा कि ये प्रतिबिंब जो है वास्तव में कट रहा है, कल्पना करके नहीं काटे हैं, वास्तव में। तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और अगली बात है, ये उल्टा बन रहा है, मतलब कि प्रधानक से अगर नीचे प्रतिबिंब बने तो उल्टा बनेगा। खैर, इस सब बात को नहीं बताना है, आप मेन मुख्य बात को ध्यान दीजिए। ये आप समझ रहे हैं, ए बी बराबर डी, क्योंकि उसकी ऊंचाई है, और पी और ई दोनों एक बिंदु पे है, तो पी एफ बराबर ई एफ। चलिए, इतना बात आप समझ रहे हैं। और यहां से यहां की दूरी फोकसांतर कहलाती है, तो जिसे स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। और आगे वाली बात जो है, यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी प्रतिबिंब की दूरी होती है, जिसे हम सूचित करते हैं प्रतिबिंब की दूरी को भी से। किससे हो? तो यहाँ से यहाँ की दूरी जो हो गई भी, क्या हुई हो? भी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और ये है वक्रता केंद्र अपना, और वक्रता केंद्र जो है ये यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ की दूरी पूरे वक्रता केंद्र कहलाती है, मतलब त्रिज्या, और त्रिज्या को सूचित किया जाता है आर से। कोई दिक्कत नहीं, आर से सूचित किया जाता है। अब देखिए, अपना ये वस्तु है, यहाँ पी से यहाँ तक की दूरी को कहा जाता है वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को सूचित करते हैं हम किस चीज से? तो u से। किससे हो? u से। तो ये हो गया आपका वस्तु दूरी। मुझे उम्मीद है कि यहां तक समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉपी और किसी कलम की आवश्यकता नहीं है, बस आपका मस्तिष्क यहां पे होना चाहिए। हमें भरोसा है कि आप जान जाएंगे, आप सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपने इन सभी बातों को समझ लिया है। चलिए, खैर कोई बात नहीं, अब आते हैं मुख्य पॉइंट पे, मुख्य मेन बिंदु पे। चलिए, इसमें आपको सबसे पहले चलिए थोड़ा सा यहां भी देख लीजिए। पी, ये जो फोकसांतर है, पी एफ बराबर हम
ये क्या रे, मार्कर नहीं उगेगा क्या हो सर। चलिए पी एफ बराबर हम एफ लिख सकते हैं। अच्छा एक बात और, जब आप ये पढ़े होंगे क्या बोलते हैं उसको, चिन्ह परिपाटी, तो फोकस दूरी से, सॉरी फोकस दूरी, ये ध्रुव से जो होती है बाईं ओर की सभी दूरियां जो मापी जाएगी वो ऋणात्मक होगी। ये बात पता होगा। और जितनी भी दाईं ओर से मापी जाएगी जितनी दूरियां वो सभी धनात्मक होगी। अगर ऊपी मापी जाए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीका का, इधर इसे मापेंगे तो सभी ऋणात्मक, इधर मापेंगे सभी ऋणात्मक ना, इधर मापेंगे ऊपर में धनात्मक, इधर मापेंगे धनात्मक। ये आपने समझ लिया है। और जब आप ये समझ लिए हैं तो हमें लगता है अगली बात भी आप समझ जाएंगे। देखिए ये फोकस दूरी ऋणात्मक की धनात्मक, तो ऋणात्मक इधर मापी बाईं ओर मापी जा रही है, और जब बाईं ओर मापी जाएगी तो हम लिख सकते हैं P और F बराबर माइनस एफ। कितना हो, पी एफ बराबर माइनस एफ, ये लिखा हुआ है। और यहाँ P से S की दूरी, P से S बिंदु है, S की दूरी माप लेते हैं, सॉरी S नहीं, S ही ना हो, हाँ एस की दूरी, चलिए ठीक है। पी और एस की दूरी जो है भी है, अर्थात किसकी क्या है, वो है प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ प्रतिबिंब बना है तो प्रतिबिंब को सूचित करते हैं पी एफ बराबर हम लिख सकते हैं भी, कथी में, ऋणात्मक, मतलब माइनस में। चलिए आगे देखते हैं। ये यहाँ से P से C की दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या कहलाती है, जिसे R से सूचित करते हैं। तो P और C बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और ये भी होगी ऋणात्मक होगी। चलिए और P से अब देखते हैं आगे B की दूरी, P से B की दूरी होती है, मतलब ये वस्तु यहाँ पे रखा गया है B पे, तो P से B की PB बराबर हम लिख सकते हैं U, वस्तु दूरी, जिसे U से सूचित किया जाता है, और U भी क्या होगा, ऋणात्मक। यू क्या होगा, ऋणात्मक। आप ये बात को समझ गए हैं, यहाँ कुछ नहीं है, बस एक नजर झलक दिखना है, झलक दिखला जा। चलिए आते हैं, आपको झलक दिखलाते हैं। आप ये जान चुके हैं सारी बातें, इससे संबंधित जितने भी किरण आरेख से संबंधित बातें थी आपने जान लिया है। थोड़ा सा अब गौर करने वाली बात ये कि आप देखिए त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहा है 1 2 3 4, कितने त्रिभुज, 4 त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहे हैं। और 4 त्रिभुज, सबसे पहले त्रिभुज पहला और ये है दूसरा, त्रिभुज पहला और दूसरा। एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है सी एस आर, ठीक है। और हमको पता है, या आपको भी पता है, ये इस प्रकार इस सिचुएशन में जो होती है ये कोण के एकांतर होती है। क्या होती है, एकांतर होती है, होती है। और ये त्रिभुज जो है ये त्रिभुज के समरूप होते हैं, मतलब रूप हो जो इस सिचुएशन में समान समरूप त्रिभुज होते हैं। समरूप मतलब एक ही रूप के समान त्रिभुज, 2 त्रिभुज, तो ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है कि नहीं है, बिल्कुल है। अर्थात हम लिख सकते हैं, आपका मुख्य बिंदु चालू होता है, ध्यान देने वाली बातें हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एस आर सी, अर्थात ये त्रिभुज और एस आर सी और एबीसी दोनों एक दूसरे के क्या है, समरूप है। अब समरूप है तो ध्यान देने वाली बातें, समरूप है तो हम कल क्या बोलते हैं इसको, कंपेयर करेंगे, इसका लंब और इसका लंब। लंब क्या है, बड़ा त्रिभुज एबीसी का ए बी है, तो ए बी जो है लंब है, और इसका लंब क्या है, तुलना कर रहे हैं, तो इसका लंब जो है एस आर, तो ए बी बट्टे हम एस आर लिख सकते हैं। बहुत सी आसान बातें, ए बी बट्टे एस आर। चलिए बराबर, अब इसका आधार और इसका आधार, इसका बड़े त्रिभुज एबीसी त्रिभुज का आधार है बीसी और इसका आधार है एससी, तो बीसी बट्टे एससी, समीकरण 1 खत्म। पहला प्रोसेस आप गुजर गए हैं ना, ए बी बट्टे आर एस और बी सी बट्टे सी एस, ये बट्टे ये और ये बट्टे ये, कहानी खत्म। लंब बट्टा लंब, आधार बट्टा आधार। चलिए समीकरण 1, और सेम ऐसे ही बातें यहां पे आते हैं। ये है आपका तीसरा त्रिभुज और ये है आपका चौथा त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज क्या है, डी ई एफ, चौथा त्रिभुज क्या है, एस आर एफ। समझ में आ गई बातें, तो पुनः त्रिभुज डी ई एफ और एस आर एफ समरूप है, तो वही बात होगी, इसका लंब डी ई बटे एस आर। देखिए अच्छा हाँ, डीई बटे एस आर, तो डीई जो है हम पहले ही बता चुके हैं ए बी के बराबर है, तो डीई की जगह हम ए बी लिख सकते हैं।
हाँ, आसानी से लिख सकते हैं, क्या कि हम पहले ही समझा चुके हैं, ये जो है ये इसके बराबर है, उतनी ही ऊंचाई होगी। तो हम ए डी की जगह ए बी लिख दिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं कीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ए बी अब बट्टे इसका आर एस हो गया बराबर इसका आधार बट्टे इसका आधार, मतलब ई एफ अब बट्टे एस एफ, ई एफ बट्टे एस एफ, ये लिखा हुआ है ई एफ बट्टे एस एफ। चलिए ये हो गया आपका समीकरण 2 खत्म, दूसरा चरण पूर्ण होता है आपका। चलिए अगला देखिए, समीकरण 1 तथा इससे पहले समझ लीजिए कि समीकरण 1 तथा 2 का देखिए, अब गौर कीजिए, दोनों का एलएचएस ना ए बी बट्टे ए बी बट्टे आर एस और ए बी बट्टे आर एस है। समझ में आया कि नहीं? कुछ समझ बात गई भेजे में? हाँ गई। गौर कीजिए, मतलब दोनों का जब एलएचएस बराबर होता है तो हम मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ चुके हैं कि जब एलएचएस बराबर होता है तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा 2 का एलएचएस बराबर, ये दोनों ए बी बट्टे आर एस है तो आरएचएस भी बराबर होगा। तो आरएचएस बी सी बट्टे सी एस, इसका 2 का ई एफ बट्टे एस एफ। चलिए ये तीसरा चरण भी आपका पूर्ण होता है। आगे अब तीसरा चरण ये आ गया, तो चूंकि इसका मान हमको बताना होगा, मतलब कि इसकी दूरी मापी जाएगी। समझिए थोड़ा सा बात, ये BC है और इसकी दूरी मापी जाएगी, तो डायरेक्ट तो हम यहाँ से नहीं माप सकते हैं, फोकस से यहीं से ना 1 2 3 4 5 6 जितनी भी होगी चालू करेंगे। इसीलिए सबको हम जो है मतलब कि सॉरी फोकस से नहीं, क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव से पोल से, तो पोल से ना मापना चालू करेंगे। इसीलिए हम सब में पोल का मान पुट करेंगे, अर्थात देखिए, खैर उस सब छोड़िए, BC है, प्रधानक्ष में BC है। अच्छा ये पूरा मान लेते हैं PB दूरी है, PB, अब पूरा में से हम इतना को काट लेंगे, PC तक काट लेंगे, BC नहीं बचेगा क्या? बचेगा। फिर से देखिए, PB में से हम इतना काट लेंगे तो इतनी ना बचेगा, तो हम इतना लिखने के लिए इतना में से इतना नहीं घटा सकते हैं? बिल्कुल घटा सकते हैं। तो देख लीजिए पूरा PB BC बराबर PB माइनस PC, कोई दिक्कत नहीं। आगे CS बराबर क्या होगा? सेम यही बात है कि CS बराबर PC माइनस PC माइनस ये PC माइनस PS अगर निकालते हैं तो हमको बचेगा CS, तो हम CS के जगह लिख सकते हैं PC माइनस PS। कोई दिक्कत नहीं मान्यवर। चलिए आगे देखिए, बराबर है, बराबर दे दिए। EF जो है, EF के जगह हम क्या लिख सकते हैं? EF। अच्छा EF की जगह तो यही शुरुआत में लिख दिए, PF EF के बराबर है, तो PF के फॉर्म में लिखना है तो हमको PF लिख सकते हैं आसानी से। EF बराबर PF नहीं लिख सकते हैं, ये EF है। अब दोनों एक दूसरे के निकट है तो EF बराबर PF होगा कि नहीं होगा? होगा, तो यही लिख दिए हैं ये बराबर PF। अब बट SF, तो SF यहाँ है, ये पूरा PS में से PF काट लेंगे तो बच जाएगा हमारा SF। तो PF जो है PS माइनस PS है लिखा हुआ, माइनस PF, कोई दिक्कत यही। यहाँ तक भी आप समझ चुके हैं बिल्कुल। अब ध्यान देने वाली बातें ये है कि जो PB, चलिए ये जो हम मान बताए थे शुरुआत में याद कीजिए, तो PB बराबर लिखा हुआ है कितना हो? माइनस यू, मान पुट कर रहे हैं माइनस यू, PB बराबर माइनस यू, और माइनस है तो माइनस देंगे, और PC बराबर कितना है? तो PC बराबर माइनस आर दे दिए यहाँ पे। फिर नीचे में देखते हैं PC बराबर कितना है? माइनस आर दे दिए, माइनस है तो माइनस दे देंगे फिर से, और PS बराबर अच्छा PS बराबर नहीं लिखा हुआ है क्या? PS बराबर माइनस भी नहीं दिए, PF बराबर माइनस भी दे दिए, ये गलत है, सॉरी, ये PS बराबर होगा, और PS बराबर माइनस भी होगा। कहाँ से मिस्टेक हो गया था? खैर छोड़िए, जो बातें हैं PS बराबर होगा। चलिए आगे देखते हैं, PC बराबर कहाँ पे थे? हाँ माइनस भी, तो PS बराबर क्या होगा? माइनस भी दे दिए हैं। चलिए अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह देंगे, और PF बराबर क्या है? माइनस F। PS बराबर क्या है? तो PS बराबर माइनस भी है, माइनस है तो माइनस देंगे, PF बराबर क्या है? माइनस F है, मान पुट हुआ। चलिए आगे माइनस यू, अब माइनस प्लस आर,
बट्टे माइनस आर तो माइनस आर, माइनस माइनस प्लस भी बराबर एफ है तो माइनस एफ होगा, माइनस एफ है तो माइनस एफ, और बट्टे बट्टे आपका माइनस भी तो माइनस भी, और माइनस माइनस प्लस तो प्लस एफ। चलिए अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस भी इंटू ई पूरा होगा, आपने पढ़ा होगा पहले ही, तो पूरा लिख दिए इंटू प्लस एफ थोड़ा सा मिट गया, हम इसको लिख दे रहे हैं प्लस एफ है ये वाला, और फिर से इंटू पूरा माइनस यू प्लस आर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मिट गया है, हम फिर से लिख देंगे। अब देखिए ये बराबर है तो बराबर दे दिए, अब माइनस एफ इंटू ये पूरा माइनस आर प्लस भी, तो माइनस आर प्लस भी, कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं फिर से एफ दिखाई नहीं दे रहा, तो माइनस आर एफ इंटू माइनस आर प्लस भी, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और भी यू है तो भी यू हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और आप थोड़ा सा देख लीजिए, भी आर है तो भी आर चाहे आर भी कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस माइनस यू एफ है तो यू एफ, और प्लस 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 हो जाएगा, आर एफ है तो आर एफ, बराबर है तो बराबर, माइनस माइनस प्लस, और एफ आर है तो एफ आर चाहे आर एफ, कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, आर एफ लिख देंगे, माइनस प्लस माइनस भी एफ, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए चूंकि अब देखिए ये आर एफ और वो आर एफ दोनों कट जाएगा, आपको पता होगा प्लस प्लस दोनों कट जाता है, इस पार के उस पार रहता है, तो चलिए आगे अगली लाइन, नेक्स्ट लाइन। अच्छा हमको चूंकि प्रूफ करना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, हमको प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करने के लिए आर के फॉर्म में तो आर के फॉर्म से तो हटाना होगा ना, आर नहीं आना चाहिए कहीं पे, तो इसीलिए हम आर की जगह देखिए थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि प्लस भी सॉरी मार करके क्या हुआ, प्लस भी यू माइनस आर की जगह हम 2f लिख सकते हैं, क्या कि हमको पता है आर जो त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, तो माइनस 2f भी की जगह भी, इसके जगह खाली 2f लिख दिए हैं, माइनस uf बराबर माइनस vf। यहां तक आप समझ गए हैं। चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, अब इधर देखते हैं, यू भी चाहे भी यू माइनस 2f भी माइनस uf, नीचे से उतार रहे हैं उस लाइन को, बराबर है माइनस एफ भी है। अब यहां जो ये होगा तो इसको हम इसको उधर ले जा सकते हैं, तो प्लस में चला जाएगा, तो यू भी बराबर माइनस यू एफ बराबर क्या हो जाएगा हो, चलिए हम दोनों को उस पार ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यू बराबर हो जाएगा बराबर माइनस भी सॉरी एफ भी प्लस 2f भी माइनस सॉरी प्लस यू एफ, यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है, इधर से उधर गया है, और u भी बराबर हो जाएगा आपका, ये एगो माइनस भी एफ है और ये प्लस 2 भी एफ है, तो एक भी एफ बचेगा या एफ भी बच जाएगा, और आपका यू एफ बचा हुआ है, तो ये अब ये आ गया समीकरण। अगला कौन समीकरण 4, कितना हो 4, समीकरण 4। अब शांतिपूर्ण ढंग से आप अपने सलीके से समीकरण 4 को, अब समीकरण 4 में यू भी एफ से भाग देने पर चलिए भाग दे के देखते हैं इसको क्या होता है, यू भी भाग के मतलब बट्टा, तो यू भी एफ से भाग देंगे इसको, बराबर है तो बराबर यू एफ भी है तो एफ भी बट्टा क्या लिखेंगे यू भी एफ, चलिए प्लस है तो प्लस यू एफ बटे यू भी एफ। अब ध्यान देने वाला बात ये है कि यू भी ऊपर में भी है, यू भी नीचे में, ये दोनों कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, और एफ भी ऊपर में है तो इसका एफ और भी दोनों कट जाएगा,
कट जाएगा। यू एफ नीचे में ऊपर में है तो यू और एफ कट गया, इसका बच गया 1/f, इसका बराबर है तो बराबर 1/u बच गया, अब प्लस 1/v बच गया। ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला प्रूफ। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।